बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, जिसके में हमने सिंपल लिपिड्स उस दिन पढ़ लिए थे क्लासिफिकेशन के अंदर। आज हम कॉन्जुगेटेड लिपिड्स का जिक्र करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आ रही है वो है फॉस्फोलिपिड्स। तो हमने बात की थी लिपिड जो है वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन सी? अल्कोहल एंड द एसिड। तो अल्कोहल जो है वो ग्लिसरॉल भी हो सकती है, वो कोई और अल्कोहल भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह जो आपकी लिपिड्स हैं, लिपिड्स की जो एसिड है वो आपके पास फैटी एसिड होता है। सो लिपिड और लिपिड्स की हमने बात कर दी कि ये अल्कोहल होगी और साथ में कोई फैटी एसिड होगा। देन जब उसके साथ कोई और एक ग्रुप, जिस तरह यहाँ पर फॉस्फेट अटैच हो गया है, तो इसको हम कॉन्जुगेटेड लिपिड का नाम देते हैं। तो फॉस्फेट अटैच हुआ है फॉस्फोरिक एसिड, सो ये बन गया फॉस्फोलिपिड्स। ठीक हो गया। सो फॉस्फोलिपिड्स बात ठीक हो गई। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स के अंदर हम ग्लाइकोलिपिड्स और फॉस्फोलिपिड्स दोनों पढ़ेंगे आज, ठीक है। सो फॉस्फोलिपिड क्या चीज होती है? इसमें हमारे पास जो है फॉस्फोलिपिड्स सिंपली जो मैंने आपको बता दिया कि फॉस्फेट लिपिड, लिपिड में जो है वो फैटी एसिड और अल्कोहल। अब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द अल्कोहल फॉस्फोलिपिड्स की टाइप्स हैं फिर, ठीक है। अगर तो वो अल्कोहल जो है वो ग्लिसरॉल होगी, जो कि आपने पढ़ी हुई है, नॉर्मली आप पढ़ते हैं और ये आपको नजर भी आ रही है कि ये ग्लिसरॉल अल्कोहल वाले जो हैं लिपिड्स आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। व्हेन द अल्कोहल इज द ग्लिसरॉल, तो ऐसे फॉस्फोलिपिड्स को हम क्या नाम देंगे? ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। और इसके अलावा एक अल्कोहल होती है जिसको हम स्फिंगोसिन कहते हैं। तो जिन लिपिड्स के अंदर, फॉस्फोलिपिड्स के अंदर स्फिंगोसिन प्रेजेंट होगी एज ए अल्कोहल, तो उनको हम कहेंगे स्फिंगोलिपिड्स या स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। ठीक हो गया। तो अभी जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं। और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स का जो कंपोनेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? एक जो है हमारे पास फैटी एसिड है, ठीक है। अल्कोहल जो है वो ग्लिसरॉल होगी और साथ में फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। सो दीज आर नोन एज द फॉस्फोलिपिड्स। तो ये आपको लिपिड बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हमने एक को रिमूव किया। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो सेंटर में है CH2 CH CH2 और ये OO और इधर फॉस्फेट लगा हुआ है, ये बेसिकली आपकी ग्लिसरॉल बैकबोन थी, ठीक है। ग्लिसरॉल बैकबोन के साथ यहाँ पर ये हाइड्रोफोबिक पार्ट था जो कि फैटी एसिड है, जिनको आप हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं। और ये आपका जो है वो पोलर हेड है। अगर आप इसको हम जूम करके देख लेते हैं, ये फॉस्फेट जो है ये आपका पोलर हेड बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज आपको नजर आ रहा है। तो ये जो है बेसिकली फॉस्फेटिडाइल सीरीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी तरह आपको नीचे कुछ और स्ट्रक्चर्स भी नजर आ रहे हैं। ये जो है ये आपका फॉस्फेटिडाइल एथानोलामीन है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो CH2 और यहाँ पे एथानोल थी, बेसिकल अल्कोहल जो थी ना, जिस तरह इथेन है, ये CH2 इथेन और साथ में अमाइन ग्रुप है, तो एथानोलामीन, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये एथानोलामीन का होता है, 2 कार्बन और NH3 एथानोलामीन। और ये बाकी आपका फॉस्फेटिडाइल जो है वो, सो फॉस्फेटिडाइल एथानोलामीन। थर्ड में जो है आपका फॉस्फेटिडाइल कोलिन है। कोलिन का स्ट्रक्चर आपको पता है CH2 और N लिख के फिर आपने FSC के अंदर ब्रैकेट के अंदर CH3 और सबस्क्रिप्ट के अंदर 3 लिखा था, तो ये वही स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली जो इतना स्ट्रक्चर होता है ना, विदाउट वो जो अल्कोहल आपको नाइट्रोजनस बेसिस नजर आ रही है एंड पे, अगर वो रिमूव कर दिया जाए तो पीछे जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम फॉस्फेटिडिक एसिड कहते हैं। R1 R2 के ऊपर कोई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अटैच हो और साथ में फॉस्फेट ग्रुप लगाओ, तो इसको हम फॉस्फेटिडिक एसिड का नाम देते हैं। और जब यहाँ पे कोई नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाती है, जैसे कोलिन अटैच होगी, तो इसको हम फॉस्फेटिडाइल कोलिन का नाम देते हैं। अगर यहाँ पर एथानोलामीन अटैच हो जाए इसके साथ तो फॉस्फेटिडाइल एथानोलामीन, अगर सीरीन अटैच हो जाए तो फॉस्फेटिडाइल सीरीन का नाम देते हैं हम, ठीक हो गया। तो ये हार्पर की डायग्राम है, वो लिपन की थी, ये हार्पर की है, ठीक है, वही चीज है। अच्छा, यहाँ पर ये जो नंबरिंग की हुई है ना, CH2 CH CH3 की, CH2 की 1 2 3,
इस नंबरिंग के लिए एक वर्ड यूज हुआ है हार्पर के अंदर, SN1, SN1 फॉर द CH2 जो पहला है, SN2 लिखा होगा तो ये वाली उससे मुराद होगी, SN3 लिखा होगा तो आप पर ये उसका मुराद जो है वो थर्ड कार्बन होगी। तो SN स्टैंड्स फॉर, ये नहीं लिखा हुआ कि SN होता क्या है, तो SN बेसिकली स्टीरियो केमिकल नंबरिंग को कहते हैं। SN स्टैंड्स फॉर स्टीरियो केमिकल नंबरिंग। स्टीरियो केमिकल नंबरिंग 1 स्टैंड्स फॉर द number 1 carbon of the glycerol. Stereochemical numbering 2 means SN2 means the second carbon of the glycerol and SN3 stands for the third carbon of the glycerol molecule. ठीक है, तो बाकी आपको स्ट्रक्चर जो है वो पता है फॉस्फेटिक एसिड का। अब फॉस्फेटिक एसिड को जो एंजाइम्स ब्रेक करते हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स, उनको हम फॉस्फोलाइपेजेस कहते हैं। हो सकता है आपको याद हो, सेल सिग्नलिंग के अंदर भी मैंने आपको ये पढ़ाया था। तो ये आपका फॉस्फेटिडाइल कोई भी एसिड है और साथ में कोई बेस अटैच है, ठीक है। तो स्टीरियोकेमिकल नंबरिंग 1 के ऊपर जो एंजाइम एक्ट करता है और कार्बन और ऑक्सीजन का जो ये बॉन्ड है इसको ब्रेक करेगा, तो उस एंजाइम को हम कहते हैं फॉस्फोलाइपेज ए, और स्पेसिफिकली फॉस्फोलाइपेज A1। अगर स्टीरियोकेमिकल नंबरिंग 2 मींस ये सेंटर वाली कार्बन जो है, इस वाला जो R ग्रुप है, R2 एसिटाइल ग्रुप, जो एसाइल ग्रुप यहाँ पर मौजूद है, इसको रिमूव करना हो और CO बॉन्ड जो है ये ब्रेक करना हो तो फॉस्फोलाइपेज A2 यूज होता है। ठीक हो गया। और अगर इसी जगह जो यहाँ पर चूंकि कार्बन की जगह फॉस्फेट है थर्ड कार्बन के ऊपर, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना हो तो कौन सा एंजाइम आएगा, फॉस्फोलाइपेज C। और इससे आगे अगर आपने फॉस्फेट रिमूव नहीं करना, जस्ट आपने वो नाइट्रोजनस बेस को रिमूव करना है, तो फिर उसको जो एंजाइम ब्रेक करता है दैट इज नोन एज द फॉस्फोलाइपेज D। तो फॉस्फोलाइपेज B कहीं नजर नहीं आया, वो कहाँ यूज होता है? तो मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था कि जो फर्स्ट एक्शन होता है वो होता है फॉस्फोलाइपेज A का, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पर 1 के ऊपर अगर फॉस्फोलाइपेज A1 ने एक्ट कर दिया है, तो सेकंड जो ये वाला अगर रिमूव करना है R2 वाला, तो फॉस्फोलाइपेज A2 नहीं काम करेगा, बल्कि फॉस्फोलाइपेज B यहाँ पर आएगा, वो ब्रेक करेगा, ठीक है। लेकिन अगर पहले एक्शन जो है फॉस्फोलाइपेज A2 का हो जाता है, यानी पहला बॉन्ड, ये वैसे का वैसे ये ठीक है B1 वाला, पहला बॉन्ड ये ब्रेक होना है कार्बन और ऑक्सीजन सेकंड वाला, तो A2 आएगा यहाँ पर। अब अगर ये वाला कार्बन 1 पे जो एसाइल ग्रुप है इसको ब्रेक करना है, ये वाला बॉन्ड, तो यहाँ पर A1 नहीं आएगा बल्कि B आएगा, फॉस्फोलाइपेज B। मतलब क्या है कि फर्स्ट एक्शन जो भी होगा, ठीक है, पहले तो एक बॉन्ड टूटना है, ये दोनों एक साथ नहीं टूट सकते, कोई एक बॉन्ड पहले टूटेगा और फिर जो दूसरा बॉन्ड तोड़ना है तो उसके लिए फॉस्फोलाइपेज B आएगा। फर्स्ट एक्शन इन दोनों में से कोई एक कर सकता है, या तो पहले A2 आके अपना बॉन्ड तोड़ सकता है तो पीछे ये बच जाएगा, या फिर क्या होगा, फॉस्फोलाइपेज A1 पहले आके ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और पीछे ये वाला बच जाएगा, जहां पर सेकंड पार्ट जो है वो फॉस्फोलाइपेज B नहीं रोल प्ले करना है। तो A1 जो है मेमेलियन टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो A2 होता है स्पेसिफिकली, वैसे तो आपके पेनक्रियाटिक जूस के अंदर भी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है ये स्नेक के वेनम के अंदर होता है, और जो शहद की मक्खियां होती हैं उनके जहर के अंदर जो है ये A2 प्रेजेंट होता है। तो जब ये रिमूव हो जाता है आपका R2 वाला ग्रुप, तो पीछे जो स्ट्रक्चर बचती है उसको कहते हैं लाइसोलेसिथिन। जी, ये A1 और A2 बिल्कुल स्पेसिफिक है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली फॉर C1 एंड C2, जबकि फॉस्फोलाइपेज B जो है ये दोनों में से किसी पर एक्ट करता है, लेकिन उसकी शर्त क्या है कि पहले फॉस्फोलाइपेज A एक्ट करेगा, उनमें से A1 या A2 कोई एक पहले एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो दूसरा जो बच जाएगा ना, तो वो A2 या A1 अगर बचे, उनमें से जो भी बचा है वो एक्ट नहीं कर सकता दूसरे नंबर पर, वहां जो है B नहीं एक्ट करना है। तो जो आपका ये A2 जब यहाँ पे एक्ट करता है ना, ये वाला स्ट्रक्चर अगर रिमूव हो जाए, बाकी स्ट्रक्चर वैसे का वैसे है, इसको हम कहते हैं लाइसोलेसिथिन। ये टॉक्सिक होता है, आपके आरबीसी को डैमेज करता है, ठीक है। तो इस वजह से स्नेक वेनम और बीस के वेनम के जब ये अटैक होता है तो आपको लाइसोलेसिथिन जो है ना वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है उसकी वजह से हमें। तो इसके अलावा जो है हम कल बल्कि परसों के लेक्चर में देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे पोजीशन सेकंड के ऊपर अमूमन एराकिडोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एराकिडोनिक एसिड।
तो अरेकिडोनिक एसिड जो है वो इकोसोनॉइड्स बनाने में यूज होता है, वो हम चौथे लेक्चर के अंदर देखेंगे, बाकी भी उसके रेलेवेंट है। फॉस्फोलाइपेज डी जो है ये प्लांट टिश्यूज में होता है, और जो फॉस्फोलाइपेज सी है इसका क्या काम है, ये हमने पढ़ा था सेल सिग्नलिंग के अंदर, कि जब वो यहाँ पे एक्ट करता है तो पीछे आपके पास एक ये इसाइल ग्रुप, एक ये इसाइल ग्रुप बचता है और साथ में ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल बच जाता है, तो इसको नाम देते हैं डाई एसाइल, दो एसाइल ग्रुप है ना, तो 1 और 2 डाई एसाइल ग्लिसरॉल, एक वो मॉलिक्यूल बनता है, और दूसरा यहाँ पर फॉस्फेटिडाइल और नाइट्रोजनस बेस होती है इनोसिटोल, सो बचता है फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल, ये दो चीजें बनती है इसकी फॉस्फोलाइपेज सी के एक्ट करने से। तो ये जो है सेल सिग्नलिंग के अंदर जो आपका कैल्शियम फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल पाथवे होता है उसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो आपका कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिस तरह के क्लोस्ट्रीडिया है और बेसिलाई हैं, इनके टॉक्सिन्स के अंदर भी आपके पास फॉस्फोलाइपेज सी जो है वो मौजूद होता है। नहीं बच्चे, फॉस्फोलाइपेज सी बी जो है वो C3 पे एक्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ वहां पर एक्ट कर सकता है जहां पर फॉस्फोलाइपेज A1 या A2 में से कोई एक एक्ट करता है। अब ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स की, जिनमें फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ जो है कोई नाइट्रोजनस बेस अटैच की हुई है, जैसे सीरीन है तो फॉस्फेटिडाइल सीरीन, ये एपोप्टोसिस के अंदर इसका रोल होता है। इसी तरह फॉस्फेटिडाइल एथेनोलामीन जो है वो बनता है एथेनोलामीन प्लस फॉस्फेटिडिक एसिड, और इसको स्पेसिफिकली हम सेफलिन कहते हैं, सेफलिन, क्योंकि ये ब्रेन टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होता है। देन कॉलिन अगर मिलती है तो फॉस्फेटिडाइल कॉलिन, या इसको लेसिथिन कहते हैं, और ये जो है ना जिसकी डेफिशिएंसी से आपने एक डिजीज पढ़ी थी सरफेक्टेंट वाली, सरफेक्टेंट नहीं बनता तो आरडीएस हो जाती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो इसका रोल जो है वो लंग इन्फ्लेमेशन के अंदर, लंग इन्फ्लेमेशन मींस उसको लंग्स की जो होती है ना, जब इनहेल करते हैं तो इन्फ्लेट, जो लंग्स करते हैं, इन्फ्लेट प्रॉपर वर्ड है, तो इन्फ्लेशन के अंदर रोल होता है इसका। इनोसिटोल फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल ये सेल सिग्नलिंग के अंदर हमने अभी डिस्कस कर लिया, और फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल जो है ये भी होता है, इसका कोई स्पेसिफिक रोल होगा कई जगहों पे। अब इनमें से एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जो है ना वो होता है कार्डियोलिपिन, ये इसकी एक और एग्जांपल है, लिपिन कॉर्ड के ऊपर भी है और हार्पर के ऊपर भी है। व्हाट इज कार्डियोलिपिन? कार्डियोलिपिन इज नथिंग बट, बहुत ही इजी नाम है इसका, दिस इज डाईफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, कि एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल ये है और उसके साथ दो जो हैं साइडों पे फॉस्फेटिडिक एसिड जो हैं वो अटैच है, एक ये फॉस्फेटिडिक एसिड, एक ये फॉस्फेटिडिक एसिड, दरमियान में क्या है आपके पास एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, तो डाईफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, दिस इज नोन एज कार्डियोलिपिन। इसको स्पेसिफिकली जो है ना, वैसे इसका जेनेरिक नेम क्या होगा, डाईफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, और इसको स्पेसिफिकली हम कार्डियोलिपिन कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो हार्ट के साथ होता है। तो ये बेसिकली प्रेजेंट कहां पर होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है ना वहां पर प्रेजेंट होता है, और इसका रोल फिर कहां पे होगा, आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, ठीक है। तो जब ये नहीं होता, जब इसका लेवल कम हो जाता है तो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिसफंक्शनिंग होना स्टार्ट हो जाती है, एटीपी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है, तो ये जो है एजिंग के अंदर रोल प्ले करता है, ठीक है। एजिंग के अंदर इसके अलावा जो है पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसमें हार्ट फेलियर हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, बार्थ सिंड्रोम एक होता है, बार्थ सिंड्रोम बेसिकली इज अ कंडीशन इन विच देयर इज कार्डियोस्केलेटल मायोपैथी, हार्ट के मसल जो है ना वो वीक हो जाते हैं, ठीक है, जिस वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है, तो उसको हम बार्थ सिंड्रोम कहते हैं। तो इन तमाम डिजीजेस के अंदर बेसिकली कार्डियोलिपिन का लेवल लो हुआ होता है, तो ये कार्डियोलिपिन होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है वो आपको पता होना चाहिए, प्रेजेंट कहाँ पर होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन हमारे पास एक चीज आती है, अच्छा यहाँ पर स्लाइड एक मिसिंग है मेरे ख्याल से, प्लाज्मेलोजिन एक चीज आती है, प्लाज्मेलोजिन। प्लाज्मेलोजिन क्या होता है, ये बाद में प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर हम पढ़ते हैं, पहले होता है प्लाज्मेलोजिन। एंड व्हाट इज प्लाज्मेलोजिन? उसमें होता है कि ये जो ऑक्सीजन है अमूमन इसके साथ जो है वो आपका एसाइल ग्रुप अटैच होता है ना, तो यहाँ पर प्लाज्मेलोजिन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे अनसैचुरेटेड जो है वो चेन होती है, ये ईथर लिंकेज है, देखिए ROR जो है, एक तो ये ईथर लिंकेज है, दूसरी चीज यहाँ पर ये जो CH2 है ये डबल बॉन्ड होता है, CH डबल बॉन्ड CH, अगर ये डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर जो है आपका एसाइल ग्रुप हो,
स्पेसिफिकली इसाइल ग्रुप लॉन्ग चेन हो, ये मिथाइल ग्रुप ना हो, मिथाइल ग्रुप की बजाय इसाइल ग्रुप लॉन्ग चेन वाली कोई इसाइल ग्रुप अटैच हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो और ये इथर लिंकेज हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो नाम से जाहिर हो रहा है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर क्या करता है, प्लेटलेट्स को, सॉरी प्लाज्मेलोजिन की बात हम कर रहे हैं, प्लाज्मेलोजिन जो है वो कहाँ रोल प्ले करेगा, तो ये नर्व टिश्यूज के अंदर होता है, इसके अलावा हार्ट मसल्स के अंदर जो है इसका रोल होता है, हार्ट मसल्स के अंदर इसकी प्रेजेंस होती है, तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मेलोजिन। और इसके अलावा हार्पर के ऊपर आप पढ़ेंगे कि इसका जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव रोल होता है, ठीक है, लिवर के अंदर, ब्रेन के अंदर, स्केलेटल मसल्स के अंदर, ठीक है। तो एक तो इथर लिंकेज इसके अंदर प्रेजेंट होता है जहां पर ये कार्बन माने यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पर इसाइल ग्रुप होता है, लेकिन अगर वो डबल बॉन्ड की बजाय सिंगल बॉन्ड हो और इसाइल ग्रुप की बजाय यानी लॉन्ग चेन की बजाय यहाँ पर जस्ट एक मिथाइल ग्रुप हो, सिंपल मिथाइल ग्रुप, तो ये क्या चीज बन जाएगी, पूरा जो है ये एसिटाइल ग्रुप बन जाएगा। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ये एक सैचुरेटेड जो है वो चेन है कार्बन की, तो इसको हम कहते हैं प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। प्लाज्मेलोजिन के अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड था और यहाँ पर लॉन्ग चेन थी, जबकि प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर के अंदर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है और बाकी जो है यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप होता है, यानी आर की जगह मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ होता है। तो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर नाम से पता चल रहा है कि ये प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है, और इसकी थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी होती है, यानी ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। जब प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं तो वो आपस में कोआगुलेट हो जाते हैं, आपस में चिपकना शुरू हो जाते हैं, तो वो सारे मिलके जो है वो थ्रोम्बस बनाते हैं, ठीक है। तो ये थ्रोम्बस जो है बाद में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के अंदर यूज होता है, हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर इसका रोल है, और एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस जो होते हैं उनके अंदर इसका रोल होता है। देन इसके अलावा जो है ये सुपर ऑक्साइड्स भी बनवाता है, रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स बनवाता है और बैक्टीरिया को किल करवाता है। सो सुपर ऑक्साइड जो होते हैं ना वो वेजोडाइलेटर्स होते हैं बेसिकली, तो वेजोडाइलेशन में भी इसका रोल है और ब्लड प्रेशर को कम करने में भी इसका रोल होता है। सो दिस इज द प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ठीक हो गया। तो होप सो, अगर आपको समझ नहीं तो आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बता सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास लेसिथिन है, फॉस्फेटिडाइल कोलिन जो है जिसको हम लेसिथिन कहते हैं, ठीक है, तो इसका रोल है हमारे पास। वो क्या रोल है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो लंग्स होते हैं ना, इनके पास दो तरह के सेल्स होते हैं लंग्स के अंदर। एक होता है नीमोसाइट्स, उनको कहते हैं, क्योंकि लंग्स के हैं इसलिए नीमोसाइट्स, नीमोसाइट्स टाइप 1 और नीमोसाइट्स टाइप 2। तो जो नीमोसाइट्स टाइप 2 होते हैं ना बेसिकली, वो एक चीज रिलीज कर रहे होते हैं, एक फॉस्फोलिपिड जो है वो जनरेट करते हैं जिसको कहते हैं डाईपाल्मिटॉइल लेसिथिन। व्हाई इट इज कॉल्ड डाईपाल्मिटॉइल लेसिथिन, क्योंकि जो कार्बन 1 और कार्बन 2 जो है, नहीं बच्चे, डिफरेंट होते हैं फंक्शन। प्लाज्मेलोजिन जो है इसका कुछ फंक्शन सेम भी होते हैं लेकिन कुछ डिफरेंट भी हैं। जैसे प्लाज्मेलोजिन जो है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये हार्ट मसल्स के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है और नर्व टिश्यूज के अंदर होता है, जबकि प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो स्पेसिफिकली प्लेटलेट्स को एक्टिव करता है और ये हाइपर सेंसिटिविटी और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के अंदर इसका रोल होता है। तो जो आपका स्ट्रक्चर था ना यहाँ पर उसका ये वाला फॉस्फोलिपिड का, अगर यहाँ पर R1 के ऊपर जो है यहाँ भी पाल्मेटिक एसिड हो, R2 के ऊपर भी पाल्मेटिक एसिड हो, और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जो है वो कोलिन हो, तो इसको हम कहेंगे 1,2 डाईपाल्मेटॉइल लेसिथिन या फिर फॉस्फेटिडाइल कोलिन। आपने एफएससी के अंदर पढ़ा था फॉस्फेटिडाइल जो कोलिन है इसको लेसिथिन कहा जाता है। तो अगर दोनों पोजीशन के ऊपर पाल्मेटिक एसिड अटैच हो तो इसको हम कहते हैं डाईपाल्मेटॉइल लेसिथिन। इसका काम क्या होता है, तो आपको पता है इसके पास पोलर हेड भी है और नॉन पोलर चेन्स भी हैं, ठीक है। जो फॉस्फेट वाला और बेस वाला कंपोनेंट है वहां पर वो पोलर है, जबकि बाकी जो है वो उसकी लॉन्ग चेन्स जो है वो अनसैचुरेटेड होती हैं, सॉरी नॉन पोलर होती हैं। तो उससे क्या होता है, जिस तरह डिटर्जेंट्स के अंदर होता है या इमल्सिफिकेशन आपने पढ़ी थी लिपिड्स की, कि वो टेंशन को डिक्रीज कर देते हैं। लंग्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर ये क्या करते हैं कि पोलर वाला हेड जो है वो पोलर वाली साइड पे चला जाता है, नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर के साथ अटैच हो जाता है। तो जो अंदर लिक्विड होता है ना वो उसके जो टेंशन होती है वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देते हैं ये, ठीक है। तो जब सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है तो उससे क्या होता है आपके कि लंग्स की इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेशन करवाना जो इजी हो जाती है।
अदरवाइज अगर ये सर्फेक्टेंट नहीं बनता तो लंग्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, वो प्रेशर कम नहीं हो पाता और बच्चा जो है वो सांस नहीं ले सकता। उसको सांस लेने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है जो कि उसके पास नहीं होती। तो आपने सुना होगा कि अगर बच्चे वक्त से पहले पैदा हो जाएं तो वो सरवाइव नहीं कर पाते। तो उसकी रीजन क्या होती है कि सर्फेक्टेंट जो है वो बना नहीं होता। सर्फेक्टेंट जो है वो कब बनता है, ये अप्रोक्सीमेटली जो है 7th मंथ के करीब जो है, तकरीबन 32nd वीक ऑफ गेस्टेशन जो है, 32 वीक। तो ये अप्रोक्सीमेटली 7 और 8 जो है ना वो मंथ बनता है, उस वक्त जो है ये बनना शुरू होता है। ठीक है, उससे पहले अगर डिलीवरी हो जाए तो फिर वो सर्वाइवल चांसेस जो है ना वो कम होते हैं। तो इस वजह से जो है ना इसका होना, सर्फेक्टेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर सर्फेक्टेंट नहीं होता तो उस डिजीज को हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, या फिर इसका दूसरा नाम होता है हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज। ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? अच्छा, ट्रीटमेंट से पहले हम लंग मैच्योरिटी का जो पैरामीटर वो देख लेते हैं कि L/S रेशो ली जाती है। ये फिजियोलॉजी के अंदर भी आपको काम आएगा। ये सिर्फ लिपन कार्ड पे लिखा हुआ है L/S रेशो, और कहीं नहीं लिखा हुआ। सो L/S रेशो क्या है? लेसिथिन टू स्फिंगोमाइलिन रेशो। अगर तो ये 2 से ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि लेसिथिन बनना शुरू होगी। लेसिथिन ज्यादा होगी तभी रेशो का आंसर ज्यादा आएगा ना। अगर वो 2 से कम है इसका मतलब स्फिंगोमाइलिन ज्यादा है, लेसिथिन कम है। तो जिस वजह से बच्चा अभी इमेच्योर है। तो अगर ये L/S रेशो ग्रेटर देन 2 होती है तब जो है बच्चा सरवाइव कर सकता है। तो अगर बच्चा वैसे डिलीवरी हो जाती है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो हम उसको आर्टिफिशियल जो है वो सर्फेक्टेंट देते हैं, या फिर क्या होता है कि डिलीवरी से पहले 24 to 48 आवर्स पहले मदर को जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, ये ट्रीटमेंट नहीं लिखी हुई। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का इंजेक्शन मदर को लगता है, नॉट टू द चाइल्ड। अभी डिलीवरी नहीं हुई उससे पहले जो है ना वो मदर को इंजेक्शन लगा देते हैं। तो आपको पता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है ना वो आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके न्यूक्लियस के ऊपर जाके एक्ट करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को एनहांस करते हैं। तो उससे जो है क्या होता है, आपकी जो डाइपाल्मिटाइल लेसिथिन की प्रोडक्शन है वो इनहांस हो जाती है, सर्फेक्टेंट बनना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से मदर को या फिर इंजेक्शन लगा सकते हैं 48 आवर्स पहले डिलीवरी से, या फिर जो है बच्चा अगर डिलीवर हो गया तो हम उसको सर्फेक्टेंट जो है आर्टिफिशियली जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हार्पर की कुछ डायग्राम्स हैं। कॉलिन, इसका एसिटाइल कोलिन बनाने में रोल होता है, तो वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है। एथेनोलामिन का ये स्ट्रक्चर है, देन सीरीन का है ये, और ये इनोसिटोल, मायो इनोसिटोल, ये इनोसिटोल इसको कहते हैं। ठीक है, तो एज ए क्विक रिकैप, फॉस्फेटिडिक एसिड ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज फॉस्फेटिडाइल कोलिन। जब कोलिन अटैच होती है तो इसको लेसिथिन का नाम देते हैं। देन फॉस्फेटिडाइल एथेनोलामिन, तो इसको हम सेफालिन का नाम देते हैं। फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल, जब इनोसिटोल अटैच होगा। फॉस्फेटिडाइल सीरीन जिसका एपोप्टोसिस के अंदर रोल होता है। प्लाज्मेलोजिन जो है, जब ये ऊपर डबल बॉन्ड होगा, वो मैंने स्ट्रक्चर जो मिस हो गया था, ये डबल बॉन्ड है ऊपर, और यहाँ पर R2 कोई ग्रुप है, लॉन्ग चेन ग्रुप है, नॉट मिथाइल। तो इसको हम कहते हैं फॉस्फेटिडाइल एथेनोलामीन। तो ये दिस इज प्लाज्मेलोजिन। अच्छा, यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये फॉस्फेटिडाइल DAL है, नॉट YL। जो चीज काबिले गौर है, अगर आप सेफालिन के अंदर देखें तो फॉस्फेटिडाइल DYL है इसकी, और उसके नॉमेनक्लेचर में डिफरेंस ये कि जो वो है वो DYL के साथ आता है, जबकि प्लाज्मेलोजिन्स जो है इनके अंदर ईथर होता है, तो ये DAL जो है ना इसके नॉमेनक्लेचर में यूज हो रहा होता है। बच्चे वो डिफरेंट मेम्ब्रेन्स के अंदर डिफरेंट जो है ना आपके फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो को हम स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि ये कौन सा जो है। अगर आप कोई स्पेसिफिक मेम्ब्रेन की बात करें, जैसे कि हार्ट के अंदर फॉस्फेटिडाइल कोलिन होती है, बाकी नहीं होते। इसी तरह दूसरी मेम्ब्रेन्स के अंदर फॉस्फेटिडाइल कोलिन के अलावा फॉस्फेटिडाइल सीरीन भी होते हैं। कहीं पर जिस तरह मसल्स के अंदर मायो इनोसिटोल वाला होता है। तो ये डिफरेंट जगह पे डिफरेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये एक स्फिंगोसिन अल्कोहल आपको नजर आ रही है। ये अल्कोहल जो है यहाँ तक, ये स्फिंगोसिन अल्कोहल है। ठीक है, इसके साथ ये फॉस्फोरिक एसिड अटैच है, देन ये नाइट्रोजनस बेस अटैच है, तो इसको हम कहते हैं स्फिंगोसिन। ठीक है, और जब इसके साथ कोई फैटी एसिड अटैच होता है, अल्कोहल के साथ फैटी एसिड अटैच होगा, तो इसको हम नाम दे देंगे सीरामाइड का। ठीक हो गया। दोबारा से इसकी स्ट्रक्चर को यहाँ से गौर से देखते हैं कि ये जो है पूरा स्ट्रक्चर,
फैटी एसिड ऐड करके, ये सीरामाइड है, इसके ऊपर सीरामिडेज एंजाइम एक्ट करता है तो फैटी एसिड रिमूव हो जाता है। जब फैटी एसिड रिमूव हो जाता है तो पीछे जो आपके पास स्ट्रक्चर बनती है दैट इज द स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये स्फिंगोसिन अल्कोहल है आपकी, स्फिंगोसिन अल्कोहल के साथ जब नाइट्रोजनस बेस फॉस्फोराइल कोलिन जो है जिस तरह यहाँ पे थी, ये जो फॉस्फोराइल कोलिन है ये नीचे वाला स्ट्रक्चर, ये ऐड हो जाएगा तो इसको स्फिंगोमाइलिन कहते हैं। स्फिंगोसिन कितनी है, यहां से लेके यहां तक, ये स्फिंगोसिन है। स्फिंगोसिन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि स्फिंगोसिन के पास 18 कार्बन होते हैं। इट इज 18 कार्बन अल्कोहल विद 2 अल्कोहल ग्रुप्स। एक ये OH ग्रुप है, OH, ठीक है। एक इसका ग्रुप जो है यहाँ पे OH था जो कि इस फॉस्फोरिक एसिड के साथ अटैच होकर वाटर की रिलीज करके यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। देन इसके पास NH2 ग्रुप होता है, ठीक है, ये वाला इसका NH2 ग्रुप है जिसका एक हाइड्रोजन जो है वो फैटी एसिड के साथ अटैच है। तो ये जो है आपकी स्फिंगोसिन अल्कोहल है, 18 कार्बन, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 1 एमाइन ग्रुप, और एक डबल बॉन्ड भी होता है इसके अंदर। तो ये जो है स्फिंगोसिन है। स्फिंगोसिन के साथ जब फॉस्फोराइल कोलिन जो है अटैच होती है तो इसको हम कहते हैं स्फिंगोमाइलिन, और इसके साथ जब सीरम फैटी एसिड अटैच होगा तो इसको हम सीरामाइड का नाम देंगे। और ये जो एंजाइम इसको डिग्रेड करेंगे, सीरामाइड को डिग्रेड करने वाला एंजाइम सीरामिडेज, स्फिंगोमाइलिन को जो डिग्रेड करेगा उसको स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम कहा जाता है, ठीक है। दोबारा से स्ट्रक्चर देख लें, दिस इज योर स्फिंगोसिन, स्फिंगोसिन के साथ फैटी एसिड अटैच हुआ स्फिंगोमाइलिन के साथ तो उसको सीरामाइड कह दिया, ठीक है। तो ये उसका स्ट्रक्चर है। ये दोबारा से हार्पर की एक डायग्राम है, ठीक है, ग्लैक्टोसाइल सीरामाइड की। स्फिंगोसिन, स्फिंगोसिन के साथ फैटी एसिड अटैच हुआ तो उसको हम सीरामाइड का नाम दिया, और अगर उसके साथ शुगर म्यूटी अटैच हो जाए इसको हम ग्लैक्टोसाइल सीरामाइड का नाम देते हैं। तो ये एक समरी है इसकी ब्रीफ। हमने कहा फॉस्फोलिपिड्स जो थे वो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, जो अल्कोहल होगी उसकी बेस पे हमने इसको ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का नाम दिया जब ग्लिसरोल अल्कोहल प्रेजेंट थी, स्फिंगोमाइलिन का नाम दिया जब स्फिंगोसिन अल्कोहल प्रेजेंट थी। ग्लिसरोल जो थे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स उनमें जो है अल्कोहल जो है इनमें से कोई हो सकती थी सीरीन, एथेनोलामीन, कोलिन, इनोसिटोल, ग्लिसरोल, साथ में कोई फॉस्फेट और फैटी एसिड अटैच होता था, ठीक है। जबकि स्फिंगोसिन के अंदर जो अल्कोहल थी वो स्फिंगोसिन थी बेसिकली। तो नाइट्रोजनस बेस क्योंकि इसके अंदर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है तो इसको भी अल्कोहल कह दिया जाता है। तो स्फिंगोसिन बैकबोन वो अल्कोहल थी, साथ में जो है नाइट्रोजनस बेस आपकी कोलिन थी, फॉस्फेट था और फैटी एसिड था। सो दिस वाज अबाउट द फॉस्फोलिपिड्स।